Hello students, this is Pawan Vishwakarma and you are watching me on my YouTube channel Perfect English with Pawan sir. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 टर्म्स ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे जिससे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी इजी हो गया होगा। लेकिन मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस भी किया था कि अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि थोड़ा जो टर्म नंबर 5 था उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें तो शायद हमारे लिए टर्म नंबर 6 और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। टर्म नंबर 5 में मैंने आपको 2 कंडीशंस बताएंगे, लेकिन आज मैं आपको 2 और कंडीशन उसी में ऐड कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट कंडीशन था आइदर और नाइदर प्लस और ईच प्लस ऑफ। आपको पता ही होगा कि ये ऑफ क्या है, पैरेंथेटिकल है, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड हियर इज वर्ब। मीन्स ऑफ दैट मैंने आपको बताया था कि अगर आइदर नाइदर एंड ईच एज एन एंटीसीडेंट आता है तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ये आपको ऑलरेडी बताया गया। आपको बताया ये भी गया है कि ये जो ऑफ है वो पैरेंथेटिकल है। क्या है, पैरेंथेटिकल है। ठीक है, मैंने आपको सेकंड कंडीशन में यही बताया था कि पैरेंथेटिकल अगर हटा दिया जाए, अगर पैरेंथेटिकल नहीं आता है तो ये है आइदर नाइदर एंड ईच without parenthetical subject plus verb. So here I have removed the parenthetical. तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जाएगा एंड वर्ब आल्सो विल बी सिंगुलर। इस तरह के सिचुएशन में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको थर्ड कंडीशन के भी बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसका थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया था either and neither are usually used for 2 persons and 2 things। आपको बताया कि जो either and neither है वो अक्सर दो ही व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ और भी हैं such as none and any। These are the 2 that are used for more than 2 persons and 2 things। means more than 2 persons or either things, and plus once again the same condition none or any plus parenthetical of and the subject plus verb। so मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा कि ओल्ड इंग्लिश थी उसमें जो था कोई कंडीशन नहीं थी, कोई कंडीशन था ही नहीं। उसमें क्या होता था कि नन एंड एनी जो होता था इनके साथ ही ये सब्जेक्ट प्लूरल आता था, सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर आता था। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न इंग्लिश है वो बताता है कि इस कंडीशन में हम वर्ब प्लूरल भी रख सकते हैं। इस कंडीशन में हम वर्ब प्लूरल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में एज ए प्रिकॉशन मैंने आपको बताया था सावधानी के रूप में कि इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ एक ही एरर या एक ही ओमिशन या एक ही मिस्टेक्स हो सकते हैं और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सच एज आइदर ऑफ these 4 boys are playing। so देखिए, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग को देख करके। ठीक है, हम वही चीज देखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ क्या यूज किया, आइदर, बट हाउ मेनी बॉयज आर हियर, कितने पर्सन्स यहाँ हैं, कितने पर्सन्स हैं। मैंने आपको बताया आइदर एंड नाइदर किसके लिए यूज किया जाता है, सिर्फ 2 पर्सन्स एंड 2 थिंग्स के लिए। यहाँ 4 बॉयज, क्या करें, इनको 2 बना दे, नहीं, ऐसा मत करिएगा। नंबर को नहीं चेंज किया जाता। जब भी चेंज किया जाएगा जो उनके एंटीसीडेंट्स हैं या जो उनके नाउन है उनको चेंज किया जाता है। तो आइदर यहाँ चेंज होना चाहिए था। और देखिए, मैंने आर यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज किया, तो मीन्स हमारे पास 2 मिस्टेक्स हैं, एक आइदर है, एक आर है। हम इस कंडीशन को चेंज कर नहीं सकते। तो
इसलिए पहले तो हम आइदर को बदलेंगे नन और एनी में। आइदर अफर्मेटिव है इसलिए एनी हम रख सकते थे, अगर यहाँ आइदर होता तो नन रख देते। ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ एनी, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन करेक्ट हुआ, और आर की जगह पर हम इज लिख देंगे। ये हमारा एग्जाम्पल था। अब दोनों के एग्जाम्पल को मिला करके, आई मीन टर्म नंबर फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को देख करके, यही हमारा कंडीशन है और सबसे पर्टिकुलर कंडीशन है नन एंड एनी के बारे में। ओके, अब जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो आइदर एंड नाइदर, ये जो दो एडजेक्टिव्स एंड जो दो प्रोनाउंस है, ऊपर ये प्रोनाउन है, ये नीचे एडजेक्टिव हो गया। अगर पैरेंथेटिकल से जुड़ करके आता है तो ये प्रोनाउन होगा, और पैरेंथेटिकल नहीं रहेगा तो सेम एडजेक्टिव का काम करने लगेगी। ठीक है, इट्स ओके। तो कूल डाउन हो जाइए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपका नेक्स्ट कंडीशन है। ओके, कंडीशन नंबर फोर्थ। सो यहां देखिए थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई। आइदर एंड नाइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस और नॉर प्लस अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप देखिए जरा यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2। देखिए इस तरह के सिचुएशन में बहुत से रूल्स हैं। ठीक है, आपको ज्यादा कंफ्यूज करेंगे लोग, बट आप कभी मत होइएगा, सिर्फ एक कंडीशन याद रखिएगा। मेरे कंडीशन को अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इनको लेकर के। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है फॉर्म ऑफ वर्ब एंड नंबर ऑफ वर्ब। ये फॉर्म ऑफ वर्ब एंड नंबर ऑफ वर्ब ये अप्लाई करना है। आपको अप्लाई सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ दो सब्जेक्ट हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आती तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि जो सेकेंड सब्जेक्ट है, आई मीन जो नियरिंग सब्जेक्ट है, आई मीन नियरिंग सब्जेक्ट टू द वर्ब, नियरिंग सब्जेक्ट टू द वर्ब, उसके अकॉर्डिंग अगर ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आल्सो द वर्ब विल बी सिंगुलर, एंड अगर ये हमारा प्लूरल है then the definitely the verb will be in plural form। आपका जो वर्ब है वो नियरिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना है। मीन्स ऑफ दैट फर्स्ट सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, फर्स्ट सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं है आपके वर्ब पर स्पेशली। ठीक है, कैसे, इस तरह से आइदर ही और आई आपको यहां फिल करना है। ठीक है, अब आपको मैं वर्ब दे रहा हूं इज एंड आई। सो व्हाट विल बी देयर, क्या होगा वहां, अब आप बताइए। अगर आप वहां देखेंगे तो इट्स आवर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड इट्स आवर सेकंड सब्जेक्ट। ही फर्स्ट सब्जेक्ट है, आई सेकंड सब्जेक्ट है। आपको क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां फिल करेंगे इज, फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ इज। लेकिन आई के साथ इज तो नहीं लगाते ना, आई के साथ इज नहीं लगाया जाता, जबकि क्या लगाया जाता, एम। तो यहां आपका क्या होना चाहिए था, एम। तो ये हो जाएगा आइदर ही और आई एम बिजी, मींस नियरिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब का कंडीशन, दैट्स इट। अब इसी में मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंडीशन और ऐड कर रहा हूं, जिससे कि आप उसके बाद बारे में कभी कंफ्यूज ना हो। वो भी है एंटीसीडेंट के नाम से ही जाना जाता है। हम लोग उसको नॉट ओनली बट आल्सो भी कहते हैं। एक नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और एंड नाइदर नॉर के अकॉर्डिंग भी है, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का जब कंडीशन आपको मिले तो आपको सिर्फ यही कंडीशन अप्लाई करना, सेम यही कंडीशन। मींस आपको ये देखना है नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस बट आल्सो प्लस सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वर्ब। सो आपको कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन आपने आइदर और नाइदर नॉर के लिए यूज किया सेम वही कंडीशन आप इनके लिए यूज करेंगे। इनमें कुछ डिफरेंस नहीं, आई मीन नियरिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका वर्ब अप्लाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट, आई मीन नियरिंग सब्जेक्ट। तो देखिए मैंने वही कंडीशन लिख दिया अकॉर्डिंग टू नियरिंग सब्जेक्ट, दैट्स वेरी सिंपल। ये देखिए आप चाहे तो आप इसको एग्जांपल वही रख सकते हैं कि नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, और इसके बाद
एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, आप इसको आइदर और को रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा टर्म्स है, ठीक है, और मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी, ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होने वाला है और ईजी चल भी रहा है। तो देखते हैं टर्म नंबर 6 को। टर्म नंबर 6 का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि आप कंफ्यूज रहते हैं किसमें, ऑल एंड सब में, ठीक है, लेकिन आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर। कुछ मैंने लिखा है रेपिटेशन नाउन, आई मीन रिपीटिंग नाउन्स, जो ऐसे नाउन्स जो होते हैं बार बार आते हैं, ठीक है, किसी कनेक्टर से जुड़ करके बीच में कोई कनेक्टर आ जाता है, उनके पहले कोई सब्जेक्ट, उनके बाद कोई सब्जेक्ट, इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो आप क्या करेंगे। देखते हैं, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये देखिए ऑल एंड सम, ये देखिए मैंने एक ऐसे लिख दिया, फिर ये बनाया है। अब यहाँ आप देखेंगे मैं कर रहा हूं प्लस, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। ध्यान से ये लेक्चर ध्यान से सुनना है, टर्म नंबर 6 का सब्जेक्ट प्लस एंड वर्ब। देखिए वही सिचुएशन फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अब कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में, अब देखिए दोनों, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर तो होना ही चाहिए था। अब कंडीशन आप यहाँ क्या लिखेंगे और क्या सीखेंगे, सीखेंगे ये कि अगर ऑल एंड सम के बाद का जो सब्जेक्ट है वो काउंटेबल है, वो अगर काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। इसका मतलब वो ये होता है कि ऑल एंड सम एक ऐसा एडजेक्टिव फॉर्म है कि उसके बाद अगर कोई भी नाउन आता है, आई मीन काउंटेबल नाउन आता है, तो हमेशा प्लूरल रहेगा और वर्ब की कंडीशन भी उसके साथ प्लूरल ही रहेगी। लेकिन यहाँ दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल एंड सम के बाद अब काउंटेबल ना आकर के अनकाउंटेबल आ गया तो क्या करेंगे। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। दैट विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये एक टर्म बन गया, एक कंडीशन बन गया, ठीक है। अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ऑल एंड सम के बाद अगर जो सब्जेक्ट है आपका काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल रहेगा और वर्ब जो है हमेशा उसके साथ प्लूरल ही रहना है। लेकिन अगर ऑल एंड सम के बाद जो सब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर और वर्ब फॉर्म भी उसका सिंगुलर, ठीक है। तो मैं ये कंडीशन नंबर फर्स्ट था। जरा रिपीटिशन नाउन को देखते हैं, ये सेकंड में हम लोग बना लेते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। ओके, जरा देखिए मैंने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट प्लस एक ही कनेक्टर। इस तरह के सेंटेंस में अक्सर एक ही कनेक्टर पाए जाते हैं, आफ्टर। ओके, आफ्टर प्लस अब नथिंग बट भी कर सकते हैं, अब सब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ध्यान रखना है आपको, एक चीज ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट जिस सिचुएशन में रहेगा, आप ये नहीं कहेंगे अगर ये सिंगुलर है कि ये प्लूरल है, नहीं। अगर एक सब्जेक्ट जिस फॉर्म में रहेगा, मीन अगर जिस नंबर में रहेगा उसी नंबर में उसका सेकेंड सब्जेक्ट भी रहेगा इस टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये जिस नंबर में रहेगा सेम उसी नंबर में आपका दूसरा सब्जेक्ट भी रहेगा। ये अगर सिंगुलर रहेगा तो ये भी सिंगुलर रहेगा, ये अगर प्लूरल रहेगा तो ये भी प्लूरल रहेगा। लेकिन अब उसका एक और कंडीशन, इस तरह के स्टेटमेंट में, इस तरह के कंडीशन में दोनों सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहेंगे, हमेशा, कभी प्लूरल नहीं होगा। मींस ये सिंगुलर रहेगा, ये भी सिंगुलर रहेगा और आपका वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। मींस ये एक एक्सेप्शन है, जैसा कि पहले आपको फर्स्ट टर्म में बताया गया था एंड से रिलेटेड, लेकिन यहाँ एंड नहीं है, आफ्टर है। ओके, यहाँ आफ्टर है, एंड नहीं है, तो वही आपको मेंशन करना है, वही आपको ध्यान देना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि जैसे मैंने लिखा है मैन आफ्टर मैन, मैंने आपको एग्जांपल लिखा है मैन आफ्टर मैन रन्स। जरा देख सकते हैं, रन नहीं लिखा मैंने, रन से लिखा है, रन्स।
तो मैन आफ्टर मैन, देखिए मैन सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, हमें और कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है, यही एग्जाम्पल था इसका। अब एक दो एग्जाम्पल हम यहां से देख लेंगे ऑल एंड सम से रिलेटेड। ओके, मैंने लिखा ऑल द बॉयज, जरा देखिए बॉयज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? बॉयज तो काउंटेबल है ना, सी आई मीन काउंटेबल। सो ऑल द बॉयज आर प्लेइंग। अब जरा आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं अब ऑल बॉयज की जगह मैं वाटर लिखना चाहूंगा। वाटर तो काउंटेबल नहीं है ना, कि वाटर को गिन सकते हैं, वाटर काउंटेबल नहीं, इसलिए अगर वाटर काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, आई मीन ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ आर लगाने वाले नहीं लगाइएगा। इज डर्टी मीन्स, देखिए वही सेम कंडीशन सम का भी रख सकते हैं, आई मीन ऑल एंड सम दो ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ काउंटेबल नाउन भी आता है, आई मीन काउंटेबल सब्जेक्ट आता है एंड अनकाउंटेबल सब्जेक्ट दोनों आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा टर्म नंबर 6 था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ऑल एंड सम एंड रिपीटिशन नाउन के लिए। ओके, हम लोग देखेंगे टर्म नंबर 7। नेक्स्ट टर्म नंबर 7, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टर्म नंबर 6 था वो इम्पोर्टेंट था। अब टर्म नंबर 7, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की कंडीशंस आपको मिलती रहेंगी, जो डिफिकल्ट तो लगेगा लेकिन ईजी भी होता जाएगा। ओके, टर्म नंबर 7 में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो देखिए मोस्ट ऑफ एंड हाफ ऑफ, इस तरह के दो फ्रेज हैं। यहाँ मैंने आपको दो फ्रेज बताया, मोस्ट ऑफ एंड ऑफ। इस तरह के बहुत से फ्रेजेस आते हैं, ए नंबर ऑफ, द नंबर, ए नंबर एंड द नंबर, उसको भी ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए लॉट भी होता है, ए लॉट ऑफ, आप देखते होंगे अक्सर इस तरह से। एंड ए नंबर, सॉरी, एंड डी नंबर। मैं इनके बारे में, ये जो ए नंबर, ये इनको मैं फर्स्ट कंडीशन और इनको हम लोग सेकेंड कंडीशन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ एंड हाफ ऑफ। अभी आपने क्या पढ़ा था, ऑल एंड सम ना, सेम कंडीशन वही यूज करना है इन सब फ्रेजेस के साथ। और अ लॉट ऑफ, इन कंडीशंस के साथ वही सेम, तो मीन्स वही आपको अप्लाई करना है कि प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब, कुछ नहीं करना है। मीन्स अगर सब्जेक्ट आपका काउंटेबल है, आई मीन सब्जेक्ट अगर काउंटेबल है तो आपको तो पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट अगर काउंटेबल होता है, जितने भी सब्जेक्ट काउंटेबल है सबके सब प्लूरल बन सकते हैं, तो ये प्लूरल रहेगा, तो आपको पता ही है कि वर्ब आपका क्या होना है, प्लूरल। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल रहा तो आपका वर्ब क्या रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा। ओके, और सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर रहेगा, ये कंडीशन है। लेकिन ए नंबर एंड द नंबर का जो कंफ्यूजन है आज मैं आप लोगों के लिए दूर कर दे रहा हूं। ए नंबर एंड द नंबर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके लिए काफी ज्यादा अमेजिंग भी रहेगा। ये है सेकेंड कंडीशन। ए नंबर एक ऐसा, अ नंबर एक ऐसा फ्रेज है जिसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। आप कहेंगे अरे सर यहाँ तो ए लगा हुआ है तो ऐसा क्यों हो रहा है? सही कह रहा है आप, यहाँ ए लगा हुआ बट वो एंटीसीडेंट नहीं है। ए नंबर मीन्स होता है जो भी कोई है उसकी बहुत सी संख्या, जैसे मैंने लिखा ए नंबर ऑफ डस्टर्स, तो डस्टर नहीं होगा डस्टर्स, बिकॉज जो भी एक डस्टर है उसकी बहुत सी संख्या। लेकिन द नंबर वो अलग है, द नंबर प्लस जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहेगा। द नंबर, इसका मतलब है द नंबर ऑफ डस्टर मीन्स जो एक डस्टर है सिर्फ वही पर्टिकुलरली, सिर्फ एक डस्टर की बात की जाती है कि द नंबर ऑफ डस्टर मीन्स द डस्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वह डस्टर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर है। ओके, यही अ नंबर एंड द नंबर में डिफरेंट है, हमें यही देखना है अ नंबर एंड द नंबर में। यह हम लोगों का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे।
मोस्ट ऑफ, ऑफ ऑफ, ए लॉट ऑफ एंड अ नंबर एंड द नंबर में। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं टर्म नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, टर्म नंबर 7 में आपको कुछ फ्रेजेस के बारे में बताया गया जो इम्पोर्टेंट था। उसी ऑर्डर में मैंने आपके लिए एक यूनिक सा फ्रेज लेकर के आया। अक्सर उसके बारे में इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं, जैसे कि मैंने, आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने लिखा है मोर देन वन एंड मोर प्लस सब्जेक्ट प्लस देन वन मीन्स ऑफ दैट। इसमें सब्जेक्ट कहाँ गया वो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया, अगर कोई भी सेंटेंस इस तरह से आता है, मोर देन वन प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब, तो आप ये समझिएगा कि ये इनकी सिचुएशन क्या होगी। जानते हैं, यह सब्जेक्ट सिंगुलर और ये वर्ब भी सिंगुलर। हाँ, ये जरूर है एज मोर देन वन। ये मोर देन वन का मतलब होता है कोई भी पर्सन एंड कोई भी थिंग रहेगा वो मोर देन वन ही रहता है, एक से ज्यादा का बोध कराता है, ठीक है। लेकिन इनके साथ जो आने वाला सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है एंड प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर मोर के बाद ये जो सब्जेक्ट है मोर के बाद ही आ जाता है, तो ये सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा पता है आपको? प्लूरल। मीन्स ऑफ दैट मोर के बाद अगर सब्जेक्ट है, मोर के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल आता है। तो प्लस देन वन एंड प्लस वर्ब। देखिए वर्ब क्या होगा? सेम वही। यहाँ सिचुएशन अलग है और यहाँ सिचुएशन अलग। ये टर्म नंबर 8 में मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन को रखा है। क्यों रखा है आप देख ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक और कंडीशन मैं बताना चाहूंगा, मेनी एंड मेनी अ, ठीक है। तो ये हमारा टर्म नंबर 8 में फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन आपने कभी पढ़ा होगा, मेनी एंड मेनी अ। इसके आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं तो भूल जाइए, कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरह के वर्ड्स हो सकता है बाय मिस प्रिंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह के भी होते हैं। मिस इसका मतलब ये होता है उनमें से कई, कईयों में से कोई एक, ठीक है। तो ये मेनी, इनका कंडीशन क्या है कि मेनी के साथ कभी भी जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर नहीं आता है। जो सब्जेक्ट होता है कभी भी सिंगुलर नहीं आता है। इसका मतलब ये होता है कि मेनी हमेशा काउंटेबल सब्जेक्ट के पहले आएगा। मेनी काउंटेबल को ही तो शो करेगा, क्योंकि मेनी हमेशा काउंटेबल है, ठीक। तो हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले आएगा। और मेनी इनके साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल आया तो डेफिनेटली वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा। वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। लेकिन मेनी को देखेंगे, मेनी के साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। देखिए है ना दोनों में डिफरेंट। अब आप अगर ये कह रहे हो या ये सोच रहे हो कि अगर मुझे ये एग्जांपल दे दिया, मेनी और सब्जेक्ट को प्लूरल बना दिया, तो आप क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंटेंस में कोई एक ही एरर करेगा। जैसे मेनी दिया है, सब्जेक्ट प्लूरल कर दिया है, लेकिन वर्ब सिंगुलर रखना है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट चेंज करना है आपको। लेकिन अगर सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो आप वहां से ए हटा दीजिए, हो गया इजी। अब इससे ज्यादा इजी क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका टर्म नंबर 8 है। मैं इसमें एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहें तो। मेनी एंड मेनी से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक। तो देखिए जैसे मैंने लिखा मेनी बॉयज, अब आप इनके साथ बॉय नहीं लिख सकते। मेनी बॉयज आर नॉटी। दिस इज द स्टेटमेंट दैट टेल्स अस अबाउट द बॉयज। हम लोगों को बॉयज के बारे में बताता है। उनकी संख्या क्या है? बहुत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है, और वो सबके सब क्या है? नॉटी है। इसलिए हमारा वर्ब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन अगर हम लोग मेनी अ लिखते हैं तो मेनी अ के साथ बॉयज नहीं कर सकते आप। उन सभी लड़कों में से कोई एक लड़का, मेनी अ बॉय, कई लड़कों में एक लड़का जो है इज नॉटी। ये अंतर है दोनों में। इसमें सिर्फ एक लड़का नॉटी है, यहाँ सबके सब लड़के नॉटी हैं। यही डिफरेंट है मेनी एंड मेनी अ।
ओके, ये टर्म नंबर हमारा 8 था। अब हम लोग बढ़ेंगे टर्म नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, यहाँ टर्म नंबर 9 लिखा है, और टर्म नंबर 9 में मैंने कुछ लिखा हुआ है लिखा है एंटीसीडेंट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। कुछ एंटीसीडेंट्स भी हमें देखने पड़ेंगे एंड कुछ अदर सब्जेक्ट्स। अगर आपको एंटीसीडेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको अब क्लियर कर दूं। इसके पहले तो मैंने बताया भी है, लेकिन एंटीसीडेंट एक प्रकार का डिटर्मिनर है या एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन के बारे में ही बताने के लिए। ठीक है, आई मीन जैसे कि देखिए अ बॉय, तो बॉय के पहले ए आया तो उसको भी आप एंटीसीडेंट मान सकते हैं। लेकिन एंटीसीडेंट क्या है वो आप यहाँ देखें, कुछ एंटीसीडेंट्स एंड कुछ अदर सब्जेक्ट्स। तो हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे एंटीसीडेंट से। किससे लेंगे? एंटीसीडेंट से। तो एंटीसीडेंट्स की हिंदी मीनिंग होती है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मीन्स पूर्व में आने वाला। ओके, तो एंटीसीडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि जो एंटीसीडेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं वो प्लूरल ही हो। ठीक है, एंटीसीडेंट सिंगुलर भी होते हैं क्योंकि वो किसी चीज का मेजर बताते हैं, मीजर आई मीन किसी चीज की माप बताते हैं या क्वांटिटी बताते हैं या उनकी क्वालिटी बताते हैं। तो इसका मतलब ये जो एंटीसीडेंट्स होंगे वो या तो कोई स्केल होगा, कोई मेजरमेंट होगा और क्वांटिटी होगी, सब वही है, और क्वालिटी होगा, लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नंबर होता है, ठीक है, अगर नंबर होता है तो नंबर आपको पता होना चाहिए ये प्लूरल है। बाकी सब क्या है? सब, ये सब यहां तक सब के सब सिंगुलर है। अगर नंबर है, आई मीन अगर एंटीसीडेंट आपका नंबर आता है, नंबर में आता है, तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। और जो अगर क्वांटिटी या मेजरमेंट या क्वालिटी दिखाता है सब सिंगुलर रहेंगे। कैसे? इस तरह से एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं क्वालिटी से रिलेटेड, द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स। अब बताइए क्या यहां ये है और ये, अब यहां आप क्या फिल करने वाले? इज एम आर, फाइन। तो आप यहां इज एम आर क्या फिल करेंगे? कैसे फिल करेंगे? किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे? क्या आप बुक्स के अकॉर्डिंग फिल करने जा रहे हैं? नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि एंटीसीडेंट्स के बारे में। तो यहाँ आपका जो क्वालिटी है यही एंटीसीडेंट है। अब क्वालिटी को तो मेजर किया नहीं, ये कोई नंबर तो है नहीं। ठीक है, अगर ये नंबर शो करता तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ वर्ब होता तो आर होता, बट हम इसको मेजर कर नहीं सकते, नंबरिंग कर नहीं सकते। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आई मीन एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा जो कि है होगा यहाँ इज। हम तो लगा नहीं सकते और आर हमारा प्लूरल है। अगर आपको नंबर देखना है तो मैं आपको नंबर बता सकता हूं। जैसे देखिए द विब्स ऑफ द एक्सीडेंट, देखिए यहाँ विब्स आपका क्या है। अब आप यहाँ क्या फिल करने हैं? इज एम आर। अब आप फिल करिए, जरा देखिए, सपोर्टेड बाय आर। ये आपका एक सेंटेंस है, मैंने एग्जांपल दिया है आपको। अगर विब्स हमारा ये जो विब्स है, विब्स मीन्स निगाहें, नजरिया, सबके विचार, आइडियाज, तो प्लूरल तो हुए ना, ये आई मीन इनको गिना जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या फिल करेंगे? आर फिल करेंगे। ये हो गया द विब्स ऑफ द एक्सीडेंट आर सपोर्टेड बाय आलिया, योर विब्स ऑफ द एक्सीडेंट, योर विब्स ऑफ एक्सीडेंट आर सपोर्टेड बाय आली। यही हमारा एंटीसीडेंट आई मीन एंटीसीडेंट्स है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट्स को भी पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो हम ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे उसमें। लेकिन है क्या अदर सब्जेक्ट्स, हम उसको 3 कंडीशंस में देखेंगे। जरा देखें अदर सब्जेक्ट्स, और ये अदर सब्जेक्ट्स होंगे कैसे? फर्स्ट कंडीशन आपका है कि आपने देखा होगा कभी कभी आता है एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, इस तरह से करके। अगर इस तरह से सब्जेक्ट आता है, इनके साथ वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर आना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। ठीक है, अननोन होते हैं, आई मीन सब होते हैं। ठीक, इनके साथ हमेशा वर्ब क्या आना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन सेकंड क्या है? इनके 3 कंडीशंस है। मैंने आपको बताया कि जो तीनों कंडीशन है, ये एक फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो नाउन्स होता है सिंगुलर, आई मीन सम नाउन्स
सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब की कंडीशन रहेगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। और ये कौन कौन से नाउन है? सच एज सीनियरी, हेयर, मशीनरी, बहुत से ऐसे नाउन है। यही एक नाउन नहीं, आपको मैं इस तरह से बता दे रहा हूं कि जो कि हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह है मटेरियल एंड अबस्ट्रैक्ट। ये दो नाउन आप हमेशा याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एंड इसका थर्ड कंडीशन, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, हम प्लूरल का भी प्लूरल हम लोग बनाने लगते हैं। सो वर्ब इनके साथ हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल। आपको मैं दिखा रहा हूं कौन कौन से नाउन है, सच एज कैटर, ये प्यूपल, आप इनको कभी मत बनाइएगा। पुलिस, अगर आपको अब तक लग रहा होगा कि पुलिस सिंगुलर है तो देख लीजिए, प्लूरल हमेशा होता है पुलिस। ठीक है, और भी क्या होता है? पब्लिक। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं, आई मीन ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहने वाले हैं, कभी भी सिंगुलर नहीं बनते, इनका सिंगुलर होता ही नहीं। और भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं सच एज सीजर्स, इस तरह से हैं, ट्राउजर्स, दीज आर स्पेक्टिकल्स, बहुत से नाउन्स हैं। मैं आपको अक्सर इस तरह से बताता रहूंगा और आपको बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स बताता रहूंगा इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिसको आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ओके, ये तो हमारा टर्म नंबर 9 तक हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के लास्ट टर्म लेकर के आया, टर्म नंबर 10, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट टर्म। आई मीन मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, पहले तो मैं सोचता था कि आपके लिए 3 पार्ट में बनाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने इनको टर्म में कन्वर्ट किया तो पता चला कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बन सकता है और बहुत ही ज़्यादा इजी बन सकता है। तो मैं टर्म नंबर 10 में आपको बताऊंगा। क्या बताना है मुझे टर्म नंबर 10 में? रिलेटिव प्रोनाउंस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आता है। और ये होंगे क्या? हु, which and that। ये 3 वर्ड रिलेटिव वर्ड्स हैं, आई मीन रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे जो कि सब्जेक्ट को हमेशा शो करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट को शो करने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या लगेगा तो ध्यान रखिएगा। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनके बाद अगर तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन एंड प्लस वर्ब। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आ गया। आप कहेंगे सब्जेक्ट कहां गया सर? तो ये देखिए सब्जेक्ट आपका यहां है। मीन्स ऑफ दैट आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां वर्ब है और वर्ब सब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आपका ये जो वर्ब का कंडीशन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे इट इज आई, योर फ्रेंड। चलिए फिल करिए, इज आर, क्या? इट इज आई, हु इज योर फ्रेंड, इस लगाएंगे। यहां देखिए, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट आपका क्या है? आई है, तो आई के साथ इज लगा देंगे? नहीं, आपको आई के साथ क्या लगाना है? एम लगाना है। आई के साथ एम ही लगता है। अगर यहाँ इट इज ही, हु इज योर फ्रेंड, इट इज दे, हु आर योर फ्रेंड, इस तरह के सिचुएशंस होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।